इस खबर के पेश करदा है अलरा हेल्थ केयर सेंटर। मेरे और मेरे तायरे भाई हैं वो जो कल हम पर हमला किए थे और ये पूरे मामले एक दो नहीं 11 साल से चल रहे हैं। आदिल खान ये पूरे मामलात में वो शख्स है जिसकी वजह से सारे तनाज़ात पैदा हुए और जितने भी मामले बिगड़े हैं वो आदिल खान की वजह से बिगड़े हैं। हमारे ताया की सारी जायदाद बेच के खा लेने के पीछे भी आदिल खान का ही हाथ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में जायदाद को लेकर हुआ झगड़ा। गुलाम इमरान अली गुलाम इरफान अली पर उनके बड़े पापा के बेटे ने हमला किया। बाकी की तफसीलात गुलाम इमरान अली और गुलाम इरफान अली ने मीडिया को तफसील में बताई। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर कीजिए। शेख अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान अली ख़ान है और ये मेरे भाई हैं इरफान अली ख़ान। हम दोनों सर्वे नंबर 148 बालापुर विलेज बालापुर मंडल में 3 एकड़ और 36 गुंडे के ओनर्स हैं और ये हमारे वालिद से हमको ऐसी प्रॉपर्टी है। और हमारे ताई सिराजुनिसा बेगम ने जो कल बयान दिया था आप लोगों को, उस बयान के बारे में कुछ तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने सच आ सके। ये पूरे मामलात में मेरे और मेरे तायरे भाई हैं वो जो कल हम पर हमला किए थे और ये पूरे मामले एक दो नहीं 11 साल से चल रहे हैं। और कुछ तफसीलात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरे ताया और हमारे बीच में जो ज़मीन के तनाज़े आज पैदा हुए हैं वो पहले नहीं थे। ये वो प्रोसीडिंग है जिसके तहत हमको ज़मीन आई है, जिसमें मेरे ताया को 1 एकड़ 22 गुंठे ज़मीन आई और मेरे वालिद को आई 5 एकड़ 16 गुंठे। तो आज जो तनाज़े का मौजू बना हुआ है वो 30 गुंठे। मैं उसकी थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। हमारी ताई ने कल फरमाया था आप लोगों के सामने कि उनके 2 बड़े बच्चे हैं, उनके 2 नहीं 3 बच्चे हैं, जिसका नाम एक का जो भूल गई वो है आदिल अली ख़ान। और आदिल ख़ान ये पूरे मामलात में वो शख्स है जिसकी वजह से सारे तनाज़ात पैदा हुए और जितने भी मामले बिगड़े हैं वो आदिल ख़ान की वजह से बिगड़े हैं। हमारे ताया की सारी जायदाद बेच के खा लेने के पीछे भी आदिल खान का ही हाथ है। और ये चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरे ताया को 1 एकड़ 22 गुंठे ज़मीन आई थी उसमें से 1 एकड़ ज़मीन उस्मान बिन साले सादी साहब जो ओएस स्कूल के ओनर हैं उनको बेची गई। 1 एकड़ 22 गुंठे में से 1 एकड़ ज़मीन और 1 एकड़ ज़मीन ये 2008 में बेची गई सर। डॉक्यूमेंट नंबर है 3267 ऑफ 2008 जो चंपापेट में रजिस्टर हुआ है। ये 1 एकड़ 22 गुंठे में से 1 एकड़ बेचने के बाद उनके पास सिर्फ बची थी 22 गुंठे ज़मीन, जिसके बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट और एग्जीक्यूट किया जो आदिल खान ने अपने नाम पे बनवा लिया। मैं बनवा लिया इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी हकीकत ये है कि इनका कुछ बैंक के साथ साठगांठ हुई थी। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और 15 दिन के अंदर अंदर बैंक में मॉर्गेज करा के 20 लाख रुपए उठाए। और जब इसकी हकीकत मुझे मालूम हुई तो मैंने देखा कि ये पूरे मामलात में ये और जो पहले का डॉक्यूमेंट है जो उस्मान भाई को बेचे ये लोग, वो दोनों के बाउंड्रीज मेरी ज़मीन से मैच नहीं हो रहे हैं। और इसकी जब मैं कंप्लेन करने के लिए गया तो मुझे मशवरा दिया गया कि ये ज़मीन आपकी है नहीं तो आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, जो ये पूरे मामलात में डूबेगा वो आके कंप्लेन कर लेगा। तो ये वजाहत मेरे को 2010 में हुई थी, वो चीज़ को मैं वहीं पे ख़त्म कर दिया। उसके बाद 2010 में ही चूँकि हमारे ज़मीनात थोड़े कम थे, हमने एक एडी सर्वे करवाया। वो एडी सर्वे में हमको जो ज़मीन कम थी वो ज़मीन निकली। वो निकलने के बाद उस ज़मीन में से मेरे ताया ने फिर 15 गुंठे 1 और 12 गुंठे 1 2 डॉक्यूमेंट चंपापेट में ही एग्जीक्यूट किए 2012 में। और ये जो एग्जीक्यूशंस हुए हैं दोनों के ही डॉक्यूमेंट ओनर्स आज ज़मीन पर भी काबिज हैं। तो 1 एकड़ 22 गुंठे की जो बात चल रही थी, 1 एकड़ उस्मान भाई अपने ज़मीन के कब्जे में है, 15 गुंठे 1 और 12 गुंठे 1 ये 2 मिला लें आप तो 27 गुंठे ज़मीन होती है। 27 गुंठे पे भी कब्जे में है। 1 एकड़ 22 गुंठे की जगह 1 एकड़ 27 गुंठे पे कब्जे में है, जो एक्सेस 5 गुंठे ऑलरेडी कब्जे में है मेरी ज़मीन के। उसके बावजूद आज मुझसे मुतालबा किया जा रहा है कि 2010 का जो डॉक्यूमेंट 30 गुंठे का था वो ज़मीन मैं मेरी ज़मीन में से उनको दूं।
जो मेरे हिसाब से नाइंसाफ़ी है। और इस पूरे मामलात में 2012 में ही मुझ पर एक आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट रेफर केस किया गया, ये बताते हुए कि मैं अपनी ज़मीन पर इनको ना आने देने के लिए, या मेरी ज़मीन पर ये आने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं इनके घर पर तलवार लेके जाके हमला करने की कोशिश करा, जिसमें सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस पहाड़ी शरीफ, जो उस वक्त साइबराबाद के अंडर में आती थी, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट डाली कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, और फाइनल रिपोर्ट डालते हुए इसको क्लोज किया। उसके बाद 2012 में जब इन्होंने ये देखा कि इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना इनके हक का था ये बेच चुके हैं, उसके बावजूद लालच की वजह से बाकी के 30 गुंठे के पीछे जो थे ये, उन्होंने एक केस डाला मुझ पे 2014 में, जिसमें ये कहा कि ये पूरे मामलात मेरे और उनके बीच में तनाज़ा सिर्फ 30 गुंठे का है, जिसका क्लेम उन्होंने किया था 2014 के एक सूट के ज़रिए, जिसमें कोर्ट ने उनके और मेरे पेपर्स दोनों देखते हुए ये जजमेंट दिया, जो 2015 का है, जो मैं आपके सामने रखूँगा। ज़्यादा लंबी बातचीत ना करते हुए मैं सिर्फ ये एक टेबल बताना चाहूँगा, अगर आप जूम कर सकते हैं तो देखें। ये जो टेबल है, ये टेबल बता रहा है ये प्रोसीडिंग नंबर, ये किसको बेचा और कौन से डॉक्यूमेंट के ज़रिए बेचा, कितनी बेचा। उस्मान भाई को 1 एकड़, आदिल खान के नाम पे गिफ्ट है 30 गुंठे, जाबिर मसूद, जो आबिद मसूद साहब के बेटे हैं, उनके नाम पे है 15 गुंठे, और हबीब अल अदरूस जिनके नाम पे है 12 गुंठे, तो 2 एकड़ 17 गुंठे। तो कोर्ट कह रहा है कि 1 एकड़ 22 गुंठे जो ज़मीन आई थी आपको, आपने 2 एकड़ 17 गुंठे बेच दी है, और 35 गुंठे ज़मीन आपने एक्सेस रजिस्ट्री करवाई है। तो कोर्ट आगे कह रहा है, जिसकी वजाहत मैंने यहाँ पर की है, कोर्ट यहाँ पर कह रहा है, जो अंडरलाइन मैंने किया है, कि आपने 35 गुंठे ज़मीन ऐसी एग्जीक्यूट की है जो मौजूद ही नहीं है, जो पेपर से और ग्राउंड पे दोनों जगह मुमकिन नहीं है। ये वजाहत 2015 की हो चुकी थी। उसके बाद म्युनिसिपल में मिसरिप्रेजेंटेशंस करते हुए 2019 में इन्होंने एक डोर नंबर लिया, वही 30 गुंठे पे, जिसकी इत्तला मुझको मिलने के बाद मैंने म्युनिसिपल में उसके ऑब्जेक्शंस डाले, और ये इल्तिजा की कि वो ऑब्जेक्शन के नतीजे में वो डोर नंबर कैंसिल हो। 1.5 साल म्युनिसिपल में फिरने के बावजूद म्युनिसिपल ने वो डोर नंबर्स कैंसिल ना किए, जिसके बाद मैंने हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की, जिसमें हाई कोर्ट ने उन डोर नंबर्स को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है। तो कोर्ट में हार चुके हैं, ये म्युनिसिपल के डोर नंबर्स सस्पेंड हो चुके हैं। अब एक दुहाई ये दी जा रही है कि अग्रसेन बैंक में ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। तो मैं 2015 का ही वो जजमेंट आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें कोर्ट ने वजाहत की है कि आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी बैंक में रखवाई है जो पेपर पे और ग्राउंड पे दोनों जगह मुमकिन ही नहीं है मौजूद होना, और इसमें खुसूसन अग्रसेन बैंक के नाम की भी वजाहत हुई है कि आपने जो वो प्रॉपर्टी वहाँ पर रखवाई है वो आपके पोजेशन की और टाइटल की ज़मानत नहीं हो सकती। अब इन पूरे मामलात में मैं पुलिस की तरफ आना चाहूँगा। पुलिस की तरफ इस वजाहत से आना चाहूँगा कि 2019 में ऐसे ही एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के मेरी तरफ मामले आ रहे थे। ये लोगों को मेरे पास भेज रहे थे कि भाई 50 लाख दे दो और अपना मामला हमसे क्लियर करवा लो, 70 लाख दे दो अपना मामला क्लियर करवा लो, नहीं तो आपकी ज़मीन पे लिटिगेशन डाल देंगे। कौन बोल रहे थे? ये पूरे मामलात में जो लोग आ रहे थे उनका कॉल था कि हमको इतने दे दो, आपके वो मामले को हम क्लियर करवा देंगे। तो उन सारे लोग जो बीच में आ रहे थे उनके नाम से मैंने 11 लोगों पर FIR करवाई, जिसके सेक्शंस 420 और 384 है, जो चीटिंग और एक्सटॉर्शन के दफे हैं। कब करे सो ये? 2019 में करवाया था मैं, और ये पूरे मामलात पुलिस की नज़र में 2019 से हैं। ये 2019 की जो कंप्लेन मैंने की थी उस पे आज कार्रवाई शुरू हुई है। अभी उनके आधार कार्ड और सारी चीज़ें लेके पुलिस इस पे अमल पैरा हो रही है। उसके बाद फिर 2020 में और एक बार ऐसे ही मेरी ज़मीन पे आके तनाज़ा करने की कोशिश की, जिस पे और एक FIR करवाया मैंने 2020 में। उसके बाद कल का जो वाक़या हुआ है उस वाक़या के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने ये वजाहत करना चाहूँगा कि उनका जो तनाज़ा है 30 फीट का,
जो कोर्ट में हार चुके हैं, अगर मैं उसका तनाज़ा फिर भी जो कोर्ट में हार चुके हैं उसको भी नज़रअंदाज करते हुए मानूं तो वो तनाज़ा सिर्फ 30 फीट का है और मेरी जो आज गेट लग रही है वो करीब 80 फीट दूर है। आपकी 30 फीट के तनाज़े पे आप उस पर कायम रहते हुए अगर वहां कुछ करते तो फिर मैं समझ सकता था। जो गेट मेरी 80 फीट दूर लग रही है उसको आके गिराना, दीवारें तोड़ना, लोगों को जदोकोब करना, उनको मारना पीटना, जान से मार देने की धमकी देना, 25-25 30-30 लोगों को लेकर घर घुस जाना और ये पूरे मामलात में जितनी गाड़ियां वहां ठहरी थी उनको सारों को तोड़ देना, ये दंगे करना नहीं तो क्या है। 4 या 5 लोग वहां पर हैं, 5 लोगों को देखकर 25-30 लोग आ जाना और इतना मुनज़्ज़म तरीके से ये चीज को आप अंजाम दे रहे हैं कि आपने देखा कि वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। तो आप छोटी मस्जिद के पास जाते हैं जहां पे ट्रांसफार्मर है, वहां से पूरे एरिया का करंट बंद करते हैं। आप बंद करने के बाद आप 25-30 लोगों के लेके मेरे पास हमला करते हैं और हमले में अंधेरे में कौन किसको मार रहा नहीं दिख रहा है और आप जख्मी होते हैं तो पुलिस स्टेशन जाके बोलते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए बुलाया गया। मैं इसकी और एक वजाहत कर देता हूं आपके पास कि इसी सिलसिले में कल दोपहर में करीब 3:45 का वक्त था। ये लोग करीब 20 से 25 लोग पहली दफा मेरी जमीन पर आए थे और जो गेट लग रहा था उस गेट को गिराए, दीवारें तोड़ी। तब किसी किस्म की कोई मारपीट हमारी तरफ से ना हो, इसकी वजाहत मैंने अपने छोटे भाई को कर रखी थी। मैंने इनको बोला था कि वहां पर ये पूरे मामलात में उनकी शरारत सिर्फ इसलिए है ताकि अपने ऊपर बदनामी आए और ये पूरे मामलात में मैंने भाई को बोल रखा था कि लड़ाई हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, अपने आप को किसी भी किस्म से गुस्से में आने मत दो, पीछे रहो। भाई ने उस वक्त कुछ नहीं किया। मैं वीडियो भी है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं बताता हूं आपको वो वीडियो जिसमें उनकी वालदा का बोलना है कि हमने उनको कॉम्प्रोमाइज के लिए बुलाया। आप वो वीडियो सुनिए जिसमें वो लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और जाते हुए बोल के जा रहे हैं कि पिछवाड़े में दम है तो तू गेट लगा के बता, और आज हमसे बोला जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज के लिए बुलाकर मारे। और ये पूरे मामलात आपको मैं वीडियो शेयर करता हूं, आप देखिए, आपको खुद अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है, आप उस पर तय करें कि क्या सच है और क्या झूठ। और जहां तक बात है शाम की, जब ये 4 बजे का वाकया हुआ, मैं पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मैंने हयूम साहब जो वहां पर मौजूद थे, हयूम साहब को एक कंप्लेन ऑलरेडी दे दी थी अपने सारे पेपर्स लगाते हुए, और ये चीज़ की खुसूसन बात बताई थी कि ये चीज़ में ये लोग ऐसे आके 20-20, 25-25 लोग हमला कर रहे हैं साहब। तो हयूम साहब ने फरमाया कि ये पूरे मामलात में आप अपने पेपर्स और कंप्लेन छोड़ जाइए अभी, क्योंकि आज शिवरात्रि है, कुछ और भी कंप्लेन्स आई हैं, मैं उनको एड्रेस करता हूँ, उसके बाद आपके पास आता हूँ। कौन सा हयूम साहब कौन से पीएस से? पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन से। तो हम ये पूरे मामलात में अपनी कंप्लेन दिए और वापस आ गए। वापस आने के बाद जो जो चीज़ें टूटी थी उनका फ़ोटोज़ लिए और वो फ़ोटोज़ लेने के बाद हमने हमारा काम फिर शुरू करवाया। शुरू करवाने के बाद करीब रात में 9:30 बजे, क्योंकि हम वापस आए थे, हमको इस चीज़ का फिर अंदेशा था, हमने सीसीटीवी कैमरेज लगवा दिए। रात में 9:30 बजे ये पूरे मामलात में अपने आप को बचाने के लिए पहले एरिया की लाइट बंद करवाई गई ताकि सीसीटीवी कैमरे में ना आ सके, और लाइट बंद करवाने के बाद 25 से 30 लोग मिलकर हमला करते हैं हम पे, और हमला करने के बाद अंधेरे में कौन किसको मारा नहीं मालूम है। हमारे हाथ को मेरा तायरा भाई लग गया, मेरे छोटे भाई और मैं दोनों ने मिलकर उसको गाड़ी में लिया और वहाँ से निकल गए सीधा पुलिस स्टेशन के लिए। जब हम पहाड़ी पुलिस स्टेशन के करीब पहुँचे तो वहाँ कुछ लोगों का मजमा देखा, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद वही लोग हैं। वहाँ से सीधा वनस्थलीपुरम एसीपी ऑफिस गए। वनस्थलीपुरम एसीपी ऑफिस में एसीपी साहब नहीं थे, तो मैंने ये मैसेज कर दिया था एसीपी साहब को कि साहब ये पूरे मामलात में ऐसा ऐसा दोपहर के साथ मेरा वाक़या हुआ है और मैंने कंप्लेन दी है हयूम साहब को, और ये मामलात में हयूम साहब आने से पहले ये चीज़ फिर एक बार शाम में हुई है। मैंने जो लोग हमला किए थे उसमें से एक बंदे को पकड़ लिया है, और वो हथियार जो लेकर आया था, वो आयरन रॉड जो था उसके हाथ का, वो अपने पास रखा है। ये पूरे मामलात में मैं इसको पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में ऐसे लोग मौजूद थे, मैंने वहाँ पर नहीं जा पाया, तो मैं सीधा इनको पुलिस स्टेशन बालापुर के हवाले कर रहा हूँ। ये वजाहत करते हुए मैंने उनको मैसेज किया और वज़ारत अली ख़ान को बालापुर पुलिस स्टेशन के हवाले किया, जहाँ पर सीआई भास्कर साहब मौजूद थे। उन्होंने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन से रब्ता पैदा करते हुए मुझे और वज़ारत अली ख़ान को अपनी कार में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन भेज के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हवाले किया, जहाँ पर मेरी कंप्लेन पर FIR दर्ज होने का तयख़ुन मुझे दिया गया है
और मुझे एमएलसी के पेपर पे साइन करके एमएलसी के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये पूरे मामलात में मेरी गलती सिर्फ इतनी ही है कि मैं आज तक भी अपने ख़ानदान के और अपने खून के नाम को बदनाम नहीं करने के लिए खामोश रहा। इससे हट के मेरी दूसरी गलती नहीं है। जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकती थी कंप्लेन मैंने की है, जहाँ जहाँ से मुझे ऑर्डर्स मिल सकते थे मैंने ऑर्डर्स लिए हैं, जहाँ जहाँ जो जो मेरे से मुमकिन हो सकता है मैंने किया है। उसके बावजूद जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि नाजायज़ कब्ज़ा, नाजायज़ कंस्ट्रक्शन की जो बात हो रही है, आप देख सकते हैं इस ताल्लुक से ये लोगों के ऑब्जेक्शंस पर बाज़ाब्ता लीगल ओपिनियन लिया गया कंस्ट्रक्शन के लिए। लीगल ओपिनियन लेने के बाद हाई कोर्ट के जो गवर्नमेंट लीडर हैं जीएचएमसी के, उनके लीगल ओपिनियन के बाद मुझे असेसमेंट परमिशंस दिए गए। उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन का काम जो अब सिर्फ बाउंड्री का है वो करवा रहा हूँ। बिल्डिंग परमिशन के लिए मैं फिर जाऊंगा बल्दिया। अभी तो मेरा सिर्फ बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और मैं पूछना चाहूंगा ये पूरे मामलात में उन महकमों से जो आज ये चीज सुनकर भी खामोश हैं कि इन पर एक्शन कौन लेगा और कब लेगा। अगर कल जो गेट गिराने की कोशिश हुई है वो गेट इतनी भारी है, एक उसका जो पट है, एक तरफ का जो हिस्सा है वो करीब 450 से 500 किलो का है। और कल जो मेरे मजदूर काम कर रहे थे 5 से 6, उसमें से अगर एक भी उसकी जद में आ जाता गिरते हुए तो यकीन जानिए वहां कोई ऐसा अनहोनी वाकया हो जाता जिसकी तवक्को ना आप करते हैं ना मैं करता हूं। और मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कोई वाकया किसी के साथ भी हो। अगर वो पट किसी एक पर गिर जाता या वो गेट किसी 1, 2, 3 पे गिर जाती तो कल 2 या 3 लाशें निकलती वहां से। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जितना जल्दी हो सके उतना सख्त से सख्त कदम लिया जाए। और मैं एसीपी साहब, डीसीपी साहब और कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि ये पूरे मामलात में इनकी जितनी कार्रवाई अब तक हुई हैं एफआईआर के बमुजिब, जितनी इन पे एफआईआर हुई हैं उन पे थोड़ी नजरसानी करें और जल्द अज जल्द उनके ऊपर इसकी कार्रवाई करें। और कल का जो वाकया हुआ है आपके सामने सारे पेपर्स और कल के वाकयात मैं रोशनी में लाया हूं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल सलीम दी है, आप लोग फैसला करें। इसमें अगर मैंने कहीं गलती की है, कहीं कोई कोताही की है, किसी को पकड़कर मारा है तो आप मुझे बताएं। अगर मेरा मारने का इरादा होता तो कल वो मेरे तायरे भाई को जिसको हमने पकड़ के पुलिस के हवाले किया है, शायद उसको पुलिस के हवाले नहीं करते। हमारी ज़मीन पे जब उन्हें हमारे कंट्रोल में आ गया था, हमारे कब्जे में आ गया था, उसको वहीं में मारते हम पुलिस स्टेशन लेके आके उसको पुलिस के हवाले क्यों करते। कल जो आप कंप्लेंट दिए जी, तो इसके ऊपर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। कल रात में मुझे एमएलसी के लिए भेजा गया था। मेरा एमएलसी जब हुआ तो करीबन सुबह के 5:30-6 बज रहे थे। मैं सुबह 5:30-6 बजे घर वापस आया और क्योंकि काफ़ी दर्द है मुझे, मेरे हाथ में और मेरे पैर में और मेरी पीठ में काफ़ी दर्द है, तो मैं सुबह जो सो गया था, शायद वो लोगों ने एमएलसी के बाद जो गोलियाँ दी हैं उन गोलियों में कुछ नींद का भी असर है, तो मैं बहुत देर सोता रहा। और सोने के मुझे मैं तो कॉल नहीं कर पाया, लेकिन मुझे भी कोई कॉल आया नहीं है अभी पुलिस की तरफ कुछ से। गाड़ियों का नुकसान भी हुआ मालूम है आपको? बेइंतहा गाड़ियों का नुकसान हुआ साहब। आप अगर जाकर मेरी साइट देखें तो आपको पता चलेगा। ये पूरे मामलात में न सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर है ये, बल्कि एक किस्म से जो राइट्स बोलते हैं या जिसको बोलते हैं दंगे करना, ये दंगों की शक्ल थी कल रात में। अगर आप देखते तो बोलते 25 से 30 लोग हाथ में लकड़ियां, लोहे के रॉड्स, तलवारें, जो एकल कत्ती बोलते हैं, जो कुछ इस तरह की होती है, जिससे अक्सर आप देखे होंगे धनगर जो होते हैं, जो बकरी चराने वाले होते हैं, टोटल कितने गाड़ी काटते हैं? कार 2 थे सब और ज्यादातर बाइक थी क्योंकि अंधेरा था, किसी का नंबर हम देख नहीं सके। और ये पूरे चीज़ों में हमने 2 या 3 की शनाख्त की है, जिसकी इत्तला हमने पुलिस को कर दी है, जिसमें एक विजारत अली खान है, एक फिरासत अली खान है और एक मोहम्मद इमरान करके लड़का है, जो वहीं पे इनके साथ ही अक्सर हर चीज़ में मौजूद रहता है, जो ना हमारे ख़ानदान का है ना कुछ काम करता है। और इसमें और एक वजाहत मैं ये करना चाहूँगा, कल उनकी वालदा ने कहा कि फिरासत अली खान क्या काम करते हैं, तो फरमाया कि कुछ नहीं। मैं उसकी वजाहत करना चाहूँगा कि फिरासत अली खान बाउंसर हैं। फिरासत अली खान क्लब्स में बाउंसर का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके जहन में बस गया है कि ताकत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लिहाजा हमला करो, हमला करने से हर चीज़ हासिल हो जाती है।
जैसा है आपका कहना है कि 2019, 2020, 2021 कंटिन्यू 3 साल से आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे रहे हैं, जी। मगर पुलिस क्यों कायरी कर रही है इसके ऊपर? मैं इस ताल्लुक से बोलना चाहूँगा, 2020 मैं इसको पैंडमिक के लिए छोड़ देता हूँ कि 2020 में कुछ नहीं हुआ, 2021 में अब शुरू हुआ है, लेकिन इसमें मेरी गुजारिश है कि अब तक जितनी कार्रवाई 19 में हुई भी है, आप फर्स्ट कंप्लेंट करे थे, जब भी कुछ जी action हाँ, नहीं अब हुआ। तक जितनी कार्रवाई हुई है वो बहुत सुस्त हुई है, वो बहुत स्लो हुई है। ना मंडल ऑफिस से कुछ इस पे सर्वे इसमें हुआ? 2019 में जो मैंने कंप्लेन की थी, जो ये है, इसमें मैंने हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन भी डाली है जिसमें मैंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पूछा था और वजाहत की थी कोर्ट के सामने कि ये पूरे मामलात में पुलिस 2 सेक्शंस जो नॉन अवेलेबल हैं उनके बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो पुलिस ने इसमें काउंटर दिया है कि ये क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, हमने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को एक लेटर दिया है, उनका जवाब आने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक बात है आपके पुलिस प्रोटेक्शन की, हमको कोई एतराज़ नहीं है पुलिस प्रोटेक्शन देने, लेकिन हाईकोर्ट में वो मामला लिस्ट नहीं हुआ है। एक बार लिस्ट हो जाए तो शायद मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाए इंशाल्लाह। अगर 2019 में पुलिस अगर कुछ ज्यादा सुस्ती न करते हुए काम करती तो कल ये वाकया पेश नहीं होता था। बिल्कुल सर, मैं उस पर भी ये बोलना चाहूँगा कि पुलिस अगर ये पूरे मामलात में पहली FIR पर ही इन पर एक्शन ले लेती तो इनके हौसले इतने ना बढ़ते। इनके हौसले इतने ज़्यादा हो गए हैं आज कि दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में इनको वक्त की कोई परवाह ही नहीं। जब चाहे दिल में आए तब आकर हमला कर रहे हैं और अपने आप से नहीं तो खुदा से डरिए। ये पूरे मामलात में आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, लेकिन जो हरकत आप कर रहे हैं सोच के देखिए, अपना मुहासिबा कीजिए, क्या वो दीन से और दुनिया से दोनों से सही है? आप लोगों से गुजारिश है कि ये पूरे मामलात में हमारी ये बात आप सभी तक पहुंचाएं और खुसूसन महकमों से, पुलिस डिपार्टमेंट से, खुसूसन पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के SI और CI साहब से गुजारिश है कि इस पूरे मामले की जल्द अज जल्द तहकीकात करें और जो कोई भी खाती मालूम होता है इसमें, चाहे वो मैं क्यों ना हो, एक बार ये पूरे मामलात की तहकीकात करें और जो कोई भी खाती इसमें मिलता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। 99 चलो चले 99, इजी एक्सप्रेस 99 चलो चले 99, चलो चले 99, चलो चले 99, इजी एक्सप्रेस 99 चलो चले। अलरा हेल्थ केयर सेंटर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए मुकम्मल इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ पैरालिसिस, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, पाइल्स, किडनी में स्टोन, थायराइड, कैंसर और भी कई बीमारियों का तजुर्बेकार डॉक्टर मोहम्मद इसाक अली के हाथों इलाज किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, क्विक रिलीफ, फास्ट रिकवरी एंड नो साइड इफेक्ट्स। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9618233221। हमारा पता कुबेरा टावर्स, नारायणगुड़ा, हैदराबाद। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश। खुशी आपकी, जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।